स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीर अकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में बायोकेमिस्ट्री ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। इसकी पहले दो वीडियोस जो हमने लोड की थी, उसमें आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप लोग देखिएगा। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, कौन से बॉन्ड उनके बीच में होते हैं। इसके अलावा हम लोग ने एक और वीडियो में कवर किया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं अपनी इस वाले क्लास में कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, और क्योंकि ये हम लोग की ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, तो आज हम लोग देखते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा रिकैप करने के लिए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है, पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। आपको अगर कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि सिंगल यूनिट के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल था उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा डाइसेक्राइड जो कि 2 यूनिट्स के बने हुए होते हैं। कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ऑलिगोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड क्या होता है। पॉलीसेक्राइड लास्ट वीडियो में भी हमने आपको डिस्कस किया था कि जब बहुत सारे शुगर के यूनिट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, या तो वो लीनियर वे में कंबाइन होंगे या उनमें ब्रांचिंग होगी, तब हम लोग का बनता है पॉलीसेकेराइड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि ये शुगर्स हैं। ओके, ऑलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था। और इसका इसका कंसेप्ट क्लियर होना, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग जाएं और वो वाली वीडियो थरोली देखें। चलिए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, ये देखिए मोनोसेक्राइड है जो कि सिंगल यूनिट का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये मोनोसेक्राइड हम लोग मानते हैं ग्लूकोज, तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लीनियर भी हो सकते हैं और यहां से बहुत सारी ब्रांचिंग भी निकल सकती है। तो ये मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो बना देंगे पॉलीसेक्राइड। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइन करेंगे। लीनियरली भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अलग टाइप के पॉलीसेक्राइड होंगे। और अगर यहाँ से कोई ब्रांचिंग निकल जाएगी तो उसको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। अच्छा, वही है, डाइसेक्राइड्स भी होते हैं। मोनोसेक्राइड से बना डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड से फिर लीनियर चेन बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स की बन गई। उसके बाद और इसमें ब्रांचिंग हो गई, तब वो बन गया पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे, सेक्राइड मतलब शुगर, पॉलीसेक्राइड। ओके, चलिए ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो गए हैं और इस तरीके से एक लंबी चेन बना दी है। सिर्फ चेन ही नहीं बनी, उसमें से साइड में से कुछ जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उसमें ब्रांचिंग भी निकल के आती है। ओके, तो ये हम लोग का हो जाता है पॉलीसेक्राइड। ये एग्जांपल स्टार्च का दिया हुआ है जो कि लंबी चेन ऑफ ग्लूकोज का बना हुआ होता है। बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो बना देते हैं पॉलीसेक्राइड। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग इतना पॉलीसेक्राइड पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट में बच्चों तभी आता है कि जब ये पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए बच्चों, पॉलीसेक्राइड जो है वो हम लोग जो हम लोग की उसका जो 3 जो मेजर फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। अगर हम लोग देखेंगे प्लांट्स में देखेंगे तो सेल्यूलोज। अच्छा, इसके पहले अगर आप लोग ऐसे देखें कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड को। कुछ पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब कि प्लांट को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्लांट को सीधा खड़ा रखने के लिए, और उसको उसके स्ट्रक्चर को, प्लांट के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए होते हैं। तो वो कुछ पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसको हम लोग एक कैटेगरी में रख देते हैं। सिमिलरली एनिमल्स में पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में काइटिन्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए काम में आते हैं। सिमिलरली हम लोग की बॉडी में भी, हम लोग की बोन्स को और हम लोग की बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको हम लोग हाइलोरिक एसिड फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है पॉलीसेक्राइड का, कि बॉडी में चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, एनिमल की हो, इंसेक्ट की हो या हम लोग की हो, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हम लोग की बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए
इसका काम में आता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, कि एनर्जी स्टोर करता है। कल भी आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत दिन का, एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, तो ग्लूकोज तो आपके अंदर गया नहीं। ओके, कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर गया नहीं, तो तब आप कैसे सरवाइव करोगे? तो हम लोग की बॉडी में कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ये ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीसेकेराइड ही होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, वो स्टोरिंग एनर्जी, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कि एज अ वो जाता है बॉडी में, लिवर में, मसल्स में स्टोर हो जाता है। ओके, तो ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में एज अ स्टोरिंग एनर्जी का काम करता है। स्टोर कर, जब भी हम लोग बहुत दिन तक नहीं खाते हैं, अगर 1-2 दिन तक नहीं खाया, तो यही ग्लाइकोजन टूटता है। किसमें टूटेगा? अपने मोनोमर में टूटेगा। इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर ग्लूकोज है। ओके, तो टूट-टूट के ये ग्लाइकोजन हम लोग की बॉडी में एनर्जी देता है। सिमिलरली प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर करता है, उसका फॉर्म जो होता है उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। ये 2 फंक्शन तो हम लोगों ने देखे। इसके अलावा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिग्नल। मतलब कि और दूसरे फंक्शन, फॉर एग्जांपल कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका, उसके फॉर्मेशन में और सेलुलर कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही मेजर फंक्शन हम लोग की बॉडी में पॉलीसेकेराइड्स रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। दोनों में फर्क क्या है? होमो मतलब एक जैसे, हेट्रो मतलब अलग अलग। अगर किसी पॉलीसेकेराइड में सेम यूनिट का अगर वो पॉलीसेकेराइड बना है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी ब्रांचिंग जो हुई है वो भी ग्लूकोज की है, तब ये कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए होमोपॉलीसेकेराइड, अगर ये ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा 1 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये सारे यूनिट एक जैसे ही, इसमें कोई अलग यूनिट नहीं है। सिमिलरली ये होमोपॉलीसेकेराइड चाहे वो ब्रांच्ड ही क्यों ना हो, ये सारे ग्लूकोज सब ग्लूकोज है, और ये चाहे ब्रांच्ड ही क्यों ना हो, लेकिन ये सब एक जैसे हैं, ये सारे के सारे सिंगल यूनिट। सिर्फ ग्लूकोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसकी जगह फ्रक्टोज भी हो सकता है। ओके, कोई और भी मोनोमर हो सकता है, कोई और भी मोनोमर हो सकता है। तो इसको ऐसे वाले पॉलीसेकेराइड जो कि एक जैसे मोनोपॉलीसेकेराइड का बने हुए होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो अलग अलग मोइटी के बने हुए होते हैं। ये कुछ और है, ये ग्लूकोज होगा, ये एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा, ये कोई और यूनिट होगा। तो रिपीटिंग होता है, नॉट मोर देन दो। जनरली क्या होता है कि दो अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो अगर ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स और दोज पॉलीसेकेराइड जो कि अलग अलग टाइप के मोनोसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं, ये कोई और मोनोसेकेराइड होगा, ये कोई और मोनोसेकेराइड होगा, तो ये अलग अलग मोनोसेकेराइड के बने हुए होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। सॉरी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड को हमने बताया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। होमोपॉलीसेकेराइड में सारी चेन, सारे जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, ग्लूकोज 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 या फ्रक्टोज 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 फ्रक्टोज, ये सब एक जैसे होते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में जो यूनिट्स होती है वो अलग अलग होती है। ओके, देन अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि होमोपॉलीसेकेराइड्स को अगर हम लोग देखें, पहले भी डिस्कस किया है, तो ये जो होते हैं, या ये तो स्टोरेज के, इसका जो मेन जो होते हैं, या तो वो स्टोरेज का काम करेगा। बताया आपको कि प्लांट्स में स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में स्टोरेज का काम करता है, और जब भी प्लांट को जरूरत होती है तो वहां से वो एनर्जी लेता है। और हम लोग के ह्यूमंस में ग्लाइकोजन जो है वो एज अ स्टोरेज मॉइटी है, स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड्स होता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च आपको इसके पहले बताया कि क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो बनाएंगे ग्लाइकोजन। तो ये बनाएंगे, सॉरी, तो ये बनाएंगे ग्लाइकोजन, और ये जाके हम लोग के लिवर में या मसल्स में स्टोर हो जाएंगे। और जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, ये ग्लाइकोजन से एक एक ग्लूकोज टूटेगा और हम लोगों को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देगा।
अच्छा, इसके अलावा होमोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, मतलब हम लोग की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में हम की बॉडी के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसमें है सेल्यूलोज है, लिग्निन है, काइटिन है। काइटिन जो होता है वो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता है। लिग्निन जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सेल्यूलोज में प्लांट की सेल वॉल में पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्लांट्स के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा, ये तो होमोपॉलीसैकेराइड हो गया जो कि सेम मोइटी का बना है, लेकिन कई बार क्या होता है इन होमोपॉलीसैकेराइड्स में नाइट्रोजन ग्रुप का भी कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो कि नॉन नाइट्रोजनस है, मतलब कि लंबी चेन सैकराइड की, शुगर की, उसके साथ कोई नाइट्रोजन ग्रुप भी लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस हेट्रोपॉलीसैकराइड। लेकिन अगर कोई पॉलीसैकराइड्स है और उसमें नाइट्रोजनस ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकराइड। ये हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शुगर की चेन है जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, और कौन कौन सी ऐसी इसकी चेन है, पॉलीसैकेराइड की चेन है जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड देखते हैं। स्टार्च आप लोग को मालूम है, हम लोग को स्टार्च कहाँ से मिलता है? अगर हम लोग खाते हैं स्टार्च, तो हम लोग को स्टार्च मिलता है आलू में, और जो कि जमीन के नीचे जो वेजिटेबल्स होती है, रूट्स जो होती है, आलू है, अरबी है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स से हम लोग को स्टार्च मिलता है। सीरियल्स है, इसमें से भी हम लोग को स्टार्च, हम लोग खाते हैं तो स्टार्च मिलता है, जो कि पौधों का, प्लांट्स का स्टोरेज शुगर है। ओके, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि स्टार्च स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है या नहीं। ओके, और हम लोग के खाने में हम लोग को आलू तो हम लोग का मैक्सिमम हम लोग खाते हैं, तो दैट इज द स्टार्च। आलू में स्टार्च पाया जाता है। ओके, तो ये स्टार्च जो है वो उसको इट्स अ पॉलीमर ऑफ, अच्छा, स्टार्च किसका बना हुआ होता है? स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बना होता है। अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, जो अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आप लोग ये याद रखिएगा कि स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ होता है, और ये दो टाइप का होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इसको आप लोग बच्चों ध्यान से देखो, स्टार्च जो है वो दो टाइप का होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो वो जो होता है वो लीनियर चेन होता है। ओके, ये ग्लूकोज 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 लीनियर चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हुई। इसमें ये जो दो ग्लूकोज मॉइटीज है वो अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ी हुई होंगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, इसकी सारी डिटेल्स आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ओके, तो एमाइलोज जो है वो लॉन्ग सिंगल चेन होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है। ये हम लोग को चावल में, ग्रेन्स में, आलू में हम लोग को एमाइलोज मिलता है। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि एमाइलोज किसका बना हुआ होता है और कौन सा बॉन्ड उसके बीच में होता है। ऑन द अदर हैंड जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो लंबी चेन एक तो ये होती है, लेकिन बीच बीच में से ब्रांचिंग भी होती है। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड है, जिसमें कि ब्रांचिंग यहाँ पे तो अल्फा 1,4 बॉन्ड है, लेकिन जब जब इसमें ब्रांचिंग होती है तो इसमें अल्फा 1,6 बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं अमाइलोपेक्टिन में दोनों टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। जहां से ब्रांचिंग हो रही है, ये देखिए, अब जैसे पेड़ों में ब्रांच निकलती है, वैसे इसकी भी ब्रांच निकली हुई है, और इसका इसका फर्स्ट कार्बन और दूसरे वाले का सिक्स्थ कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। तो दो बॉन्डिंग अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है। ओके, तो आपने देखा कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या है। अमाइलोज भी शुगर मोइटी का बना हुआ है, अमाइलोपेक्टिन भी शुगर मोइटी का बना हुआ है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है जबकि अमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती। ये सिंगल लीनियर होता है। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि
पेक्टिन जो होता है वाटर इंसॉल्युबल होता है। एमाइलोज हम लोगों को चावल में, ग्रेन्स में, आलू में देखने को मिलता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में आलू में या शकरकंदी में, इनमें एमाइलोपेक्टिन की अच्छी क्वांटिटी होती है। तो जो मेन डिफरेंस है, एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो इट्स वेरी क्लियर कि एमाइलोज जो है वो सिंगल चेन का बना हुआ है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में सिंगल चेन के साथ बीच बीच में ब्रांचिंग भी हुई है। एमाइलोज में अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों बॉन्ड्स होते हैं। ओके, चलिए, तो ये हम लोग ने देखा प्लांट्स का स्टोरेज फॉर्म का जो पॉलीसेकेराइड्स है, ये दो हैं। स्टार्च के दो पार्ट्स हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। आई होप आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा। एक और प्लांट्स में जो प्लांट्स को मजबूती देता है, जो कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, अभी तो दोनों हम लोगों ने देखा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, वो स्ट्रक्चर नहीं देता, वो स्टोरेज, जो कि प्लांट को का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अब तीसरा हम लोग देखते हैं प्लांट्स का, वो होता है सेलुलोज। हम लोग को सेलुलोज कहाँ से मिलता है प्लांट्स में? हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ओके, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल में हम लोगों को सेलुलोज देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जो याद रखनी है सेलुलोज में, इसमें ये जो है ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ होता है था। जो हम लोग ने पहले देखे अमाइलोज एमाइलोपेक्टिन, वो अल्फा डी ग्लूकोज के थे, ये बीटा डी ग्लूकोज का बनता है। और यहाँ पे भी बॉन्ड जो होता है वो C1 और C4 के ही बीच में होता है। अल्फा 1,4 सॉरी, बीटा 1,4 लिंकेज ही इसमें होता है। इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज होता है, लेकिन ये बीटा होता है क्योंकि ये बीटा जो ये स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का होता है। अच्छा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम लोग जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, ये हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों के पास सेलुलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम हम लोगों में नहीं होता। जबकि गाय, भैंस, जितने भी हम लोग को ये दिखते हैं जानवर, दूसरे वाले जो रुडिमेंट्स होते हैं, उनमें ये सेलुलोज एंजाइम, जो उनके जो माइक्रोब होते हैं, जो उनके गट में, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन हम लोग सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए ये हम लोग के रफेज का पार्ट होता है। और जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज हम लोग के गट में जाके रफेज क्रिएट करता है, बल्क क्रिएट करता है, और वो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हम लोगों को प्लांट से मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्लांट्स के स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो कि स्टोर होता है, और हम लोग को वो प्लांट्स के स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, और उसका दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ये दोनों हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों को इसके लिंकेजेस और किसका ये बना हुआ है, अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है या बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। काफी जो एमसीक्यूज है ये इसमें से आते हैं, कौन सा बॉन्ड है बीच में है, और या कौन सी अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है या बीटा ग्लूकोज का बना हुआ है, ये आप लोग को देखना जरूरी है। चलिए, अब हम लोग आती है ह्यूमंस की बारी। हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज जो है वो स्टोर्ड फॉर्म का नाम क्या है? उस वाले फॉर्म का जो कि स्टोर होता है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ते हैं हम लोग की बॉडी में और बनाते हैं ग्लाइकोजन। ये हम लोगों की बॉडी का ये हम लोग की बॉडी का स्टोर्ड फॉर्म है। इसमें आप देख रहे हैं दो टाइप के लिंकेजेस मिलते हैं। ये देखिए, आप ये देखिए, ग्लूकोज, 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 लंबी लीनियर चेन बनी है इसमें। साथ में इसमें क्या हुआ है, ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये जो बॉन्ड है, दिस इज अल्फा 1,4 बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ये अल्फा 1,6 बॉन्ड है। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को अल्फा अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, या 1,4 1,6 लिंकेजेस कैसे होते हैं, ये प्लीज आप पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, आप लोग को सब क्लियर होगा। ओके, तो इसमें ग्लाइकोजन जो है वो हम लोगों की बॉडी का स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें दो टाइप के लिंकेजेस मिलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो ग्लाइकोजन है बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इसमें ब्रांचिंग होती है, और बहुत सिस्टमैटिक वे में इसमें इसमें पैकेजिंग होती है। जितना सिस्टमैटिक वे में प्लांट्स में नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक वे में हम लोगों की बॉडी में होती है। ग्लाइकोजन जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से इसमें ब्रांचिंग होती है।
ओके। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। बहुत बार ऐसे एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ एनिमल स्टार्च। तो हम लोग की बॉडी का, क्योंकि स्टार्च जो है वो प्लांट्स में का स्टोरेज मटेरियल है, हम लोग की बॉडी में स्टोरेज फॉर्म जो नाम है वो है ग्लाइकोजन। और ये हम लोग के जो स्टोर होता है वो लिवर में होता है, मसल्स में होता है, ब्रेन में होता है। बेसिकली लिवर और मसल्स में होता है, और कुछ ईस्ट में और फंजाई में भी ये पाया जाता है। ओके, देखिए आप, ये लीनियर स्ट्रक्चर है और यहाँ से ब्रांचिंग हुई है, और इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, तो ग्लाइकोजन जो है वो उसमें ब्रांचिंग बहुत सिस्टमैटिक वे से होती है। अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 इसमें लिंकेजेस पाए जाते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम लोग इस ग्लाइकोजन को, तो बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, और आपने कुछ नहीं खाया होता, आपने आपका पेट खाली है, उस टाइम एक एक यूनिट इस ग्लूकोज की टूटती है और हम लोग को एनर्जी देती है। एक एक यूनिट ये आपको मेटाबॉलिज्म में बताया जाएगा कि किस तरीके से ग्लाइकोजन टूटता है, और हम और ग्लूकोज से फिर हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो अगली वीडियोस में, कुछ और वीडियोस में यही बताया जाएगा। और तब तक आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। और आप लोग को अगर ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर एंड गिव कमेंट्स ऑल्सो। नाउ देखिए यहाँ पे तो कुछ और इसके ग्लाइकोजन के कुछ फैक्ट्स हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन जब टूटता है तो हम लोग की वो ग्लूकोज देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बफर इन द ब्लड। ओके, और ये सब तो देख लिया था हम लोगों ने कि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल्स में हाई रहता है, और क्योंकि ये हम लोग को एनर्जी देता है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन जो होता है वो लिवर में ज्यादा होता है, मसल्स में ग्लाइकोजन इज हायर इन द लिवर देन इन द मसल्स। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये हम लोग ने देख लिया कि ग्लाइकोजन जो था वो बहुत सारे ग्लूकोज 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 यूनिट का बना हुआ होता है। इट इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरे कुछ ऐसी दूसरे पॉलीसेक्राइड जो कि किसी और मोनोसेक्राइड के बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल इन्यूलिन। इन्यूलिन जो होता है वो डी फ्रक्टोज का बहुत लंबी, फ्रक्टोज की बहुत लंबी चेन जब बनती है तब वो बनाती है इन्यूलिन। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। ओके, ये हम लोग को डहेलिया या जेरूसलम आर्टिको इनके रूट्स में, या बल्ब ऑफ अनियन, अनियन और गार्लिक के रूट्स में ये हम लोग को, बल्ब में ये हम लोग को मिलता है। अच्छा, इन्युलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मेडिकल में यूज है। जो इन्युलिन है इसको जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नापने के लिए इन्युलिन काम में आती है। ये पेशेंट्स को पिलाया जाता है जीएफआर को मेजर करने के लिए, क्योंकि इन्युलिन जो है वो एज इट इज जाके निकल जाता है, ये रीअब्सॉर्ब यहाँ से नहीं होता। तो जीएफआर रेट कितना है उसको नापने के लिए इन्युलिन पिलाया जाता है। ओके, पेशेंट्स को इन्युलिन पिलाया जाता है, तो इसका मेडिसिनल भी काफी अच्छा यूज है। चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया होमोपॉलीसेक्राइड, मतलब ऐसे पॉलीसेक्राइड जो जो अपने एक ही सिंगल टाइप के मोनोसेक्राइड के बने हुए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हेट्रोसेक्राइड्स क्या होते हैं। हेट्रोसेक्राइड जो कि अलग अलग यूनिट, अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड्स के बने हुए होते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अगार देख लेंगे, थोड़ा हम लोग ग्लाइकोसामाइन इसमें देखते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन ना किसका बना हुआ होता है, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का होता है। अब आप लोग बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड क्या है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो नेचुरल, ये भी एक टाइप की शुगर होती है, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी एक टाइप का शुगर होता है। जिस तरीके से ग्लूकोज एक टाइप का शुगर होता है, उसी तरीके से एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड भी एक टाइप का शुगर ही होता है। तो आप देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा बना हुआ होता है, एक यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक यूनिट ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, दिस एक एक करके ये वन बाय वन, एक के बाद एक ये जुड़े हुए होते हैं। एक यूनिट एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड की आएगी, एक यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की आएगी। इस तरीके से लंबी चेन इनकी बन जाएगी। ठीक है, और इसमें जब एक पेप्टाइड मतलब कि चेन ऑफ एमिनो एसिड भी आके लग जाता है,
ओके, तब बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आप लोग यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड, एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन, इसके साथ ये एक पेप्टाइड भी लगा हुआ है, पेंटापेप्टाइड लगा हुआ है। ओके, ये पेंटापेप्टाइड 5 अमीनो एसिड का 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं तो पेंटापेप्टाइड बन गया। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या होता है? एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड जो कि एक शुगर है, एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो कि एक शुगर है, उसके साथ 5 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड, जो पेप्टाइड चेन है वो लगी हुई है। तो ये 3 चीजों का बना हुआ है, 1, 2 और 3। क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग शुगर्स है, ये भी शुगर ही है, एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन भी शुगर है, एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड भी शुगर है। ये दोनों शुगर के यूनिट्स एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, लंबी चेन इनकी बन गई। साथ में इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेंटापेप्टाइड भी अपने आप में ऐड कर लिया और बन गया ये पेप्टाइडोग्लाइकन। भाई इसका इतना चर्चा क्यों है पेप्टाइडोग्लाइकन का? क्यों आप लोग पेप्टाइडोग्लाइकन को इतना बारीकी से पढ़ते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन बच्चों ये है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आपको मालूम है बैक्टीरिया की स्टडी बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया, इतनी सारी बीमारियां हम लोगों को होती हैं, कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉज करता है, कोई ग्राम नेगेटिव करता है, तो उसको पहचानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि देखा जाए कि उसके अंदर कौन कौन उसका जो सेल वॉल है उसका वो किसका बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ कर देते हैं, आप लोग ये माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसमें इनकी जो बाहर की जो लेयर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है ये काफी थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर काफी थिन होती है। और इस जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये वॉयलेट कलर देता है, ये हम लोग को पिंक कलर देता है, वो इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पेप्टाइडोग्लाइकन, उनकी जो लेयर है। ऑल्दो ग्राम नेगेटिव के बाहर एक और भी लिपोपॉलीसेकेराइड की एक और लेयर होती है, इसकी डिटेलिंग आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे। तो कहने का मतलब है पेप्टाइडोग्लाइकन को इतना इंपॉर्टेंस देके इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द यूज जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का, वो बैक्टीरियल सेल वॉल इसकी बनी होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमने आपको बताया पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो 3 चीजों का बना हुआ होता है। शुगर नंबर 1 एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन, शुगर नंबर 2 एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड, एंड थर्ड है पेंटापेप्टाइड। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो हम लोगों ने देखा ये हम लोगों का हेट्रोपॉलीसेकेराइड का ये पहला एग्जांपल था। कुछ और एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग की बॉडी में hyaluronic एसिड होता है। hyaluronic एसिड जो होता है वो भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। हम लोग के घुटनों के बीच में जो होती है कुशनिंग होती है, उसमें ये hyaluronic एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसमें देखो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये दोनों भी शुगर है। ओके, ये भी अलग अलग शुगर है, क्योंकि ये अलग अलग शुगर का बना हुआ है इसलिए ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस किस का बना हुआ होता है, डी ग्लूकोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगर लंबी चेन है, क्योंकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड तो लंबी चेन होगी, ये ग्लूकोनिक एसिड, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इस तरीके से लंबी चेन बनती चली जाती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हम लोग के घुटनों के बीच में कुशनिंग देता है। यही जब एज हो जाती है तब वो घुटने एज्ड लोगों के दुखने लगते हैं, क्योंकि इसका भी अमाउंट कम होने लगता है। तो ये हम लोग का कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, गम्स में, आईज में, स्किन में, जॉइंट्स में, हेयर फॉलिकल में, कनेक्टिव टिश्यू में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और आजकल तो इन द ब्यूटी इंडस्ट्री ऑल्सो इसका यूज काफी काफी होने लगा है नाउ। और भी कुछ जो हेट्रोपोली सॉरी पॉलीसेकेराइड्स है उनका कुछ और आप लोग देख लो। फॉर एग्जांपल अगार है। अगार हम लोग कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जब हम लोग कल्चर मीडिया बनाते हैं तब हम लोग अगार, क्योंकि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, आप अगर अगार को कहीं डाल दोगे तो वो चीज जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग फूड इंडस्ट्री में पुडिंग बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए, या आप लोग देखते हो इस तरीके की जेलीज जो होती है उनको बनाने के लिए हम लोग पॉलीसेकेराइड्स यूज करते हैं। ओके,
इसके अलावा और जो हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पॉलीसैकेराइड्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गम्स है, जिसको हम लोग गोंद बोलते हैं। घर में भी आपने देखा होगा गोंद आती है, हार्ड होती है, जब उसको पानी में डाल देते हो वो स्वेल अप हो जाती है। वो भी एक पॉलीसैकेराइड ही होता है, जो कि प्लांट बेस्ड गम्स होते हैं। ये कुछ और पॉलीसैकेराइड्स के एग्ज़ाम्पल हैं। तो होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, होमोपॉलीसैकेराइड्स में कौन-कौन से यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड सबसे इम्पोर्टेंट हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन-सा है। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और अगली जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग जो बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो अच्छे से देखोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हँसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू।